जोरदार तालियों से डॉक्टर ललवानी का स्वागत करें। तो हम सबसे पहले जानेंगे किडनी के फंक्शन के बारे में, फिर जानेंगे कि किडनी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं, डॉक्टर को कैसे डायग्नोस कर सकता है, और आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उनको कैसे बचा सकते हैं। और मैं एक बात, लास्ट टॉपिक होगा हमारे किडनी से रिलेटेड मिथ। तो आइए हम जानते हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले तो इंसान की दो किडनियां होती हैं जो कि अपर बैक साइड में, जिसे मेडिकल भाषा में लंबर रीजन कहते हैं, उसे कहते हैं। नॉर्मली हम उनको फील नहीं कर सकते। अगर हमारी किडनी हमें फील हो रही है हाथ लगाने पे तो नॉर्मल है, जैसा राजमा दिखता है वैसी हमारी किडनी दिखती है। 150 से 170 ग्राम की एक किडनी होती है। हमारे शरीर में दो किडनी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है किडनी। किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, और बाकी डिटेल में काम वो मैं आपको बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं, ये किडनी है, ये दो किडनीज हैं। जो लाल वाली है उसे आर्टरी कहते हैं। ये हार्ट से ब्लड लेके हमारी किडनीज को ब्लड देती है। ये ब्लड जो सफाई होकर ब्लड होता है वेन से, ये नीली वाली वेसल से वापस हार्ट में जाता है। और जो आप येलो हिस्सा देख रहे हैं, तो जो फिल्टर हुई चीजें हैं, पदार्थ है, वो यूरिन में बनती है। हमारे पास पेशाब की थैली, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से निकल के ये यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा नॉर्मल मेल्स में, लड़कों में यूरेथ्रा लंबी होती है और फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटी होती है। फीमेल्स की यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर की होती है और मेल्स की यूरेथ्रा 15 सेंटीमीटर की होती है। इसीलिए महिलाओं को यूरिन का इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं और मेल्स को यूरिन का इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। अब आते हैं हम किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। किडनी के फंक्शन होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे, जो हम खाना खाते हैं उससे जो प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन टूटता है और उससे टॉक्सिन्स बनते हैं, उन सबको रिमूव करना। जो लिवर हमारा है वो जो उन टॉक्सिन्स को तोड़ता है, उससे जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको निकालना। पानी को निकालना, मिनरल और केमिकल का बैलेंस बनाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, खून को बनाना एक किडनी का फंक्शन भी है। खून बनता कहाँ पे? खून बनता है बोन मैरो नाम की एक जगह में, जो लंबी हड्डियों के अंदर खून बनता है। लेकिन एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो किडनी निकालती है, जिसके बिना खून नहीं बन सकता। और बोन्स को कैल्शियम, फास्फोरस और पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड नहीं, ये कंट्रोल होता है आपको पैराथायराइड, कैल्शियम, फास्फोरस और पैराथायराइड हार्मोन मिलके हमारी बोन्स को हेल्दी रखते हैं। ब्लड प्यूरिफाई होके कैसे यूरिन बनता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत से डॉक्टर के पास जाते होंगे। तो सबसे पहले एक मिथक ये है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास जो मरीज आते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब इस डॉक्टर ने हमारा खून निकालने की जांच कराई, उस डॉक्टर ने जांच कराई, 5-6 डॉक्टर ने हमारी जांच करा ली है, इसीलिए हमारा खून कम हो गया। ठीक है, तो हमारे शरीर में होता है 5 लीटर खून, 5 लीटर खून होता है, जिसमें से हम निकालते कितना है? 5 ml, 10 ml, 15 ml, इतना निकालते हैं। अगर उन्होंने 10 बार भी निकाल लिया तो कितना हुआ? 150 ml। ठीक है, जब आदमी खून डोनेट करता है वो भी 350 ml तक डोनेट करता है। तो ब्लड की जांच से खून की कमी नहीं है। ये सिर्फ हम अपने आप को संतोष देने के लिए कहते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो खून निकालने का कम हो गया होगा। हम अपने आप को अगर ये झूठा संतोष देना बंद करें तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उस खून की कमी का कारण पता करेंगे। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे बात पे कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, जिसका 1200 ml खून वो किडनी को एक बार साइकिल पंप करने में दे देता है, मतलब 20% की खून। और पूरे दिन में जो साइकिल चलती रहती है उस 5 लीटर खून की, किडनी 180 लीटर यूरिन बनाती है। किडनी 180 लीटर यूरिन बनाती है और उस 180 लीटर का 1% बाहर निकलता है यूरिन के फॉर्म में, मतलब 1.8 लीटर, 1.5 से 2 लीटर हमें यूरिन आती है। बाकी 178 लीटर्स बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन किडनी कितना काम कर रही है?
उसी 5 लीटर को घुमा घुमा के 180 बार फिल्टर, 180 लीटर तक फिल्टर होता है। ये होता है हमारे किडनी का फंक्शन। अब किडनी में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं नेफ्रॉन। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये इसका जो ये भाग है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह होता है। इसका काम है कि जो कचरा है उसे छान देना, पानी को छान देना, रक्त कोशिकाओं को और जरूरी प्रोटीन को संभाल के रखना। तो इससे प्रोटीन यूरिन में नहीं जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो प्रोटीन को न जाने देंगे, सिर्फ कचरे को फिल्टर करता है। और ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके ही पेशाब एकत्रित करती हैं। तो अब आते हैं किडनी डिसीजेस। किडनी डिसीजेस किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की किडनी डिसीज होती है, एक मेडिकल किडनी डिसीज और एक सर्जिकल किडनी डिसीज। जो मेडिकल किडनी डिसीज होती है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है, जो कि मैं हूं। और जो सर्जिकल किडनी डिसीज होती है जैसे स्टोन्स हो गया, उसे यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, उसे किडनी के सर्जन कहते हैं, जो सर्जन। अब हम आते हैं मेडिकल डिसीजेस में। मेडिकल डिसीज मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं जो मैं आपको समझाता हूं। पहला शॉर्ट फॉर्म है AKI, CKD, UTI। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी का इंजरी का मतलब है जो किडनी की इंजरी 7 दिन के अंदर अंदर हुई है और उसमें रिकवरी के चांस ज्यादा होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज, CKD का अर्थ होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज। जिस भी किडनी की बीमारी 3 महीने से ज्यादा होती है उसे क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिसीज में परिवर्तन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किडनी से लेके पेशाब बाहर आने तक, यूरेथ्रा तक, जो मैंने आपको ये फोटो दिखाया था उसमें ये किडनी से लेके, ये पीली नली से लेके, ब्लैडर से लेके यूरेथ्रा तक किसी भी हिस्से में यदि इन्फेक्शन हो जाए तो उसे UTI कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हो गया UTI। फिर आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है ये जो मैंने आपको दिखाई थी छन्नी, ये जो बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जैसे बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अगर हमारी छन्नी में छेद हो जाए तो क्या होगा? चाय पत्ती नीचे जाएगी, चाय पत्ती फिल्टर को रोक नहीं पाएगा। वैसे ही अगर इसमें छेद बड़े हो जाए तो हम प्रोटीन को नहीं देख पाएंगे, प्रोटीन लीक होने लगेगा। उसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और बीपी की शिकायत भी किडनी की प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। अब आते हैं हम सर्जिकल डिसीज में, जिसे यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। यूरोलॉजिस्ट किसको डील करते हैं? स्टोन की डिसीज, ब्लैडर और प्रोस्टेट की डिसीज। मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टोन, ये किडनी से लेके ये पीले जिसको कहते हैं हम यूरेटर, इसको कहते हैं ब्लैडर। इस पूरे पाथवे में कहीं पे भी स्टोन हो उसे स्टोन डिसीज कहते हैं। इसको यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। फिर हम आते हैं ब्लैडर एंड प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। ब्लैडर होती है पेशाब की थैली, कभी पेशाब की थैली, ये है पेशाब की थैली। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कहते हैं ब्लैडर की प्रॉब्लम, उसे भी यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अब मेल्स में 60 साल के बाद उनको सिम्टम्स आना, कुछ लोगों को 60 साल से पहले भी आना चालू होते हैं सिम्टम्स। रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब को न रोक पाना, जल्दी पेशाब लेना। उसमें एक ग्रंथि होती है जिसे हिंदी में गदूत कहते हैं और इंग्लिश में प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये यूरेथ्रा, जो 8 नंबर यूरेथ्रा है, इसके बाहर प्रोस्टेट होता है। मान के चलिए कि ये यूरेथ्रा है, नली है, और कोई बाहर से उसको दबा रहा है अगर, तो यूरिन पूरा खाली नहीं हो पाती है। यूरिन खाली नहीं हो पाती तो उसे बार बार पेशाब आता है, रात को उठना पड़ता है। और जैसे ही वहाँ पेशाब इकट्ठा होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये एजिंग का पार्ट है। जैसे जैसे एज बढ़ती है अक्सर मेल्स को ये प्रॉब्लम आती है। इसे भी यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। फिर आता है कॉन्जेनिटल यूरिनरी एनोमलीज। भगवान किसी का ट्रैक्ट, जो यूरिन का पाथवे है, वो सीधा नहीं बनाता, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बचपन से जो एब्नॉर्मलिटीज होती है उसे कॉन्जेनिटल यूरिनरी एब्नॉर्मलिटीज कहते हैं। और चौथा आता है कैंसर। अब हम आते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि हमें किडनी की बीमारी और हमें किस
इस स्थिति में सोचना चाहिए कि किडनी की बीमारी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको स्वेलिंग आने लगे फेस पे, एब्डोमेन पे मतलब पेट में या पैरों पे, पर ये बात जरूर ध्यान रखें, किडनी की बीमारी में फेस पे, पेट, पैरों में और पेट पे सूजन आ सकती है, लेकिन यदि आपको सूजन आ रही है तो 100% नहीं है कि आपको वो किडनी की बीमारी की वजह से ही है, कुछ और बीमारी के कारण भी हो सकता है। दूसरा आता है भूख न लगना, उल्टी के जैसा लगना, उल्टी होना और मुंह में अलग टेस्ट आना, बीपी का बढ़ना, खून की कमी होना। और अगर किसी को यंग एज में 30 साल से 40 साल से 30 से 40 के बीच में ही अगर बीपी की शिकायत आने लगे तो वो भी एक किडनी की बीमारी हो सकती है। अब आते हैं डॉक्टर डायग्नोस कैसे करता है। सबसे पहले तो डॉक्टर का काम है कि उससे हिस्ट्री ले। मरीज का काम है कि मरीज से डॉक्टर जो पूछे वो उसे सच सच बताए जैसा है, और डॉक्टर का काम है वो सच जानने के लिए मरीज को उतना वक्त दे। दूसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट। जब ये मरीज से हिस्ट्री ले लेते हैं तब हम कुछ टेस्ट कराते हैं जो कि जनरली यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, यूरिन रूटीन और 24 घंटे की यूरिन की जांच। और जो लोग 24 घंटे की यूरिन नहीं दे पाते हैं उसके लिए यूरिन का स्पॉट प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो निकाला जाता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि हम इसे बचाएं कैसे, क्या हम कर सकते हैं हम जो हम बचा सकते हैं किडनी की डिसीज को। सबसे पहली चीज, बी फिट एंड एक्टिव। फिट एंड एक्टिव में हम कितना, क्या फिटनेस किसे कहेंगे? फिटनेस कहेंगे कि हम जितना काम कर रहे हैं डेली उसके अतिरिक्त अगर आप 20 मिनट वॉक कर रहे हो तो उसको छोड़ के दिन में 40 से 50 मिनट वॉक करें। क्या हमें 7 दिन वॉक करनी है? हाँ, 7 दिन करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन 5 दिन वॉक करनी ही है। अब ये 5 दिन के अलावा आप अगर हम वॉक किसको बोलते हैं? कोई धीरे धीरे चले उसे वॉक बोलेंगे, या वो 40-50 मिनट कोई धीरे चलता है कोई तेज चलता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग किसे कहते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं कि आपकी क्षमता में जितनी तेज चलना है जिससे आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ने की लगे, उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। पर वो मरीज की क्षमता में होनी चाहिए जितना मरीज टॉलरेट कर पाए। वेट ट्रेनिंग ये बहुत ही हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि बड़े बूढ़े लोगों को जिम पे नहीं जाना चाहिए या वेट नहीं उठाने चाहिए, उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेट उठाना मरीज के मसल्स के लिए या हर आदमी के मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है कि जब हम कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब दौड़ना, चलना, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रेस्टिंग स्टेट जब आप बैठे हो तो भी वो बड़े हुए मसल्स आपकी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो वेट ट्रेनिंग एक अच्छा। अब वेट ट्रेनिंग क्या 120-150 किलो वेट उठाएं हम 60 साल के होंगे? नहीं, आप भले 1 किलो उठा रहे हैं आप या 2 किलो उठा रहे हैं, जितना उठा सकते हैं अपनी क्षमता में बिना खुद को नुकसान पहुंचाए उतना उठाएं। एक बाजार से एक सब्जी लेने जाना भी एक वेट ट्रेनिंग का उदाहरण है। फिर आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, अभी जो मैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए बता रहा हूँ, एक शुगर वाले के लिए नहीं, एक बीपी वाले के लिए नहीं, एक किडनी वाले के लिए नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, ये इन सबको हमको रेगुलेट करना है। अब हम रेगुलेट कैसे करेंगे? हमें तो पता नहीं कि हम रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोटी में कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, हम ये गिनते फिरेंगे क्या कि कितना है? तो अगर आप अच्छे से मोबाइल यूज करना जानते हैं तो आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसको यूज करके आप काउंट कर सकते हैं कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना फैट। अंदाजन जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आपको 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन तक, 40 से 50 ग्राम तक प्रोटीन खाना है जो आपकी सेहत के। लेकिन आप कैसे गिनेंगे कि रोटी में कितना प्रोटीन होता है? आप मोबाइल में तो इतने सारे ऐप आ गए, अब कोई बोलता है कि नहीं मुझे मोबाइल यूज नहीं करना आता, अब मैं क्या करूं? मैं रोज थोड़ी गिनूंगा, आज रोटी खाया कितना रोटी में प्रोटीन है,
ऐसे थोड़ी दिन भर नहीं था करूँगा। तो एक सिंपल रूल हेल्दी रहने के लिए फॉलो करिए, आप करिए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सबको सिखाइए कि हम वो सब कुछ खा सकते हैं जो इस दुनिया में आज से 4000 साल पहले अवेलेबल था। क्या 4000 साल पहले बिस्किट्स अवेलेबल थे? नहीं। क्या 4000 साल पहले कैन पैकेट जूस अवेलेबल थे? नहीं। क्या 4000 साल पहले सब्जियां थी? हाँ थी। क्या 4000 साल पहले दूध था? हाँ था। तो हम वो खा सकते हैं। तो ये सिंपल रूल फॉलो करने से, एक हेल्दी पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक डायबिटिक या किडनी मरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा सलाद खाना, सलाद में फाइबर कंटेंट होता है जो कि हमें डाइजेशन अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन कम कराता है और कोलोन के कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर आते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा सही होगी। अब आते हैं हम सॉल्ट, नमक कितना खाना चाहिए? ईश्वर ने जितनी सब्जियां फल बनाए हैं उसमें ऑलरेडी नमक डाल के भेजा है। अगर इंसान ने नमक नहीं बनाया होता तो हमारी आदत आज नॉर्मल सब्जियां खाने की ही होती बिना नमक के, और हम सबको वो अच्छी भी लगती, लेकिन आज हमको अच्छी नहीं लगती है वो सब्जी। तो कितने नमक के ऊपर नुकसान करेगा हमको एक दिन में एक आदमी को 4 ग्राम नमक के ऊपर नुकसान करेगा। अब जो भी घर में खाना बनाते हैं वो बोलेंगे क्या हर आदमी को 4 ग्राम तोल के डॉक्टर साहब अजीब बात कर रहे हैं। तो अब 4 ग्राम कहाँ से तोलना है? तो आप 4 चुटकी, एक चुटकी 1 ग्राम होता है, 4 चुटकियां नमक का मतलब 4 ग्राम नमक। एक आदमी पे आप सारी सब्जियां सलाद मिला के 4 ग्राम नमक से ऊपर एक दिन में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है अब नमक कौन सा है? नमक है, एक मेरे किडनी का मरीज थे। अब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि सेंधा नमक किडनी की बीमारियों से बचाता है। सेंधे नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जिसको किडनी की बीमारी हो चुकी है उसमें किडनी का काम होता है पोटेशियम भी ठीक करना। तो हम जब जांच कराते हैं तब हम पोटेशियम भी टेस्ट कराते हैं, ये देखिए पोटेशियम भी टेस्ट कराते हैं। अब मान के चलिए मेरे पास एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब हमारा तो पोटेशियम कम ही नहीं हो रहा है, हम तो सब बिल्कुल 4 ग्राम नमक खाते हैं, हम तो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला आप जूस पीते हैं, जूस में पोटेशियम होता है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उसने अगली बार मुझे बोला डॉक्टर साहब हम तो सेंधा नमक भी खाते हैं तब भी हमारा पोटेशियम कम नहीं हो रहा, जबकि सेंधा नमक में ही पोटेशियम होता है। तो शायद अगर हम अपने पार्ट में, शायद मरीज हमसे ज्यादा बात करें और हम मरीज को ज्यादा वक्त दें तो ये बातें जान पाए और ये बातें करेक्ट कर पाए। इसीलिए टॉक करनी गई है कि हम सारे लोगों को एक साथ बता पाए। दूसरा आता है डाइट। किडनी का बीमारी जिनको हो चुकी है उनको सेंधा नमक नहीं खाना है। अब आता है वेट। हमारा वेट कितना होना चाहिए? हमारा वेट होना चाहिए, हमारी हाइट सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 170 है तो उसका 70 किलो होना चाहिए, जिसकी हाइट 150 है तो 50 किलो होना चाहिए। और बीएमआई एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि हाइट और वेट के रेशियो से निकाला जाता है। अगर हमारा बीएमआई 25 से ऊपर है तो हमें ओवरवेट कहा जाएगा, तो हमारा बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। स्टॉप स्मोकिंग एंड टोबैको। स्मोकिंग हमारा किडनी को, ब्लड फ्लो को कम करती है, नसों को मोटा करती है, टॉक्सिन्स को जमा करती है और किडनी के जो डिक्लाइन फंक्शन का जो गिरना है हमारा उसको बढ़ाती है, तेजी से गिरने लगता है। 50% रिस्क बढ़ा देती है किडनी का कैंसर होने की स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और स्मोकिंग बोलना आसान है, छोड़ना कठिन है। स्मोकिंग का नुकसान न केवल जो स्मोक कर रहा है, जो स्मोक पैसिवली ले रहा है उसे भी होता है। तो अगर कोई ऐसा है जो कि स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार का नशा है, उनके लिए भी एडवाइसेस अवेलेबल हैं और हम उनको प्रोत्साहित और दवाइयों के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। अब आता है कि बहुत सारे एज के साथ हमको जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ती है, हॉस्पिटल जाने से मरीज कतराते हैं, तब तक क्या करते हैं, तब तक वो दर्द की दवाई तो ले आते हैं, चलो तब तक दर्द की दवाई हम ले लेते हैं। उन दर्द की दवाइयों से किडनी खराब हो जाती है। अब हम करें क्या? जब तक हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब तक हम कौन सी दवाई लें? तब तक मैं आपको आज एक
दवाई का नाम बता रहा हूँ, जो कि सिंपल बुखार की दवाई के नाम से पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को 500 मिलीग्राम की गोली आती है, जो आप 1 ग्राम तक भी खा सकते हैं। पर यदि आपको लंबे समय से दर्द है और अगर आप ऊपर से दवाई ले रहे हैं, तो आप पैरासीटामोल की गोली लीजिए। पर पैरासीटामोल की गोली लेने का मतलब ये नहीं कि आप लेते रहिए, आप उस दर्द का कारण जानने के लिए डॉक्टर के पास जाइए। मीनवाइल आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये तो सेफ है पैरासीटामोल, अनसेफ क्या है? नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये सारी गोलियां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए और लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी सारे पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन। हर्बल प्रोडक्ट्स, अब हर्बल प्रोडक्ट्स तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा वो, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, मैं हर्बल का डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो अनरेगुलेटेड है, जैसा एलोपैथी रेगुलेटेड है मार्केट में, वैसे अनरेगुलेटेड है। हर्बल प्रोडक्ट्स अगर अच्छे भी हैं तो उनके जो कंटामिनेंट्स हैं और उन पे जो चेक है, वो हमारे इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि उसमें जो कंटामिनेंट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, वो सब हम डिटेक्ट कर पाए या फिर चेक। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हर्बल प्रोडक्ट्स के कारण, मेरे पास इतने मरीज आए हैं, कुछ मुंबई के मरीज थे जो गौती चाय आपने सुना होगा, गौती चाय एक प्लांट होता है, पौधा होता है जो कि चाय में लाते हैं, वो मिलके आके दोनों किडनी खराब कर ली उन्होंने। दोनों किडनी खराब करने के बाद उनका ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी माँ ने जो उनको किडनी दी थी वो भी खराब हो गई हमारे मना करने के बावजूद। और सिर्फ एक चाय पीने से इतना नुकसान हो जाता है। एक जो अभी जो ग्रीन टी आई है वो तो काफी सेफ आई है। जब ग्रीन टी नहीं आई थी तो पहले एक नेफ्रोपैथी आई जिसका नाम था, नेफ्रोपैथी का मतलब है किडनी की बीमारी नाम है, जिसका नाम था चाइनीज हर्ब नेफ्रोपैथी। तो चाइना में सबसे ज्यादा होने लगी, तो शुरुआत की ग्रीन टी आई थी। हमें किताबों में पूरा चैप्टर होता है इस पर चाइनीज हर्ब नेफ्रोपैथी पे। तो ये इतनी कॉमन थी, अभी कम हो गई है। जैसे कि हमने ग्रीन टी को रेगुलेट किया, वैसे ऐसी हजारों दवाइयां हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं है। तो इसीलिए आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, जब हम मिक्सोपैथी करते हैं, मिक्सोपैथी मतलब हम एलोपैथी करके हर्बल दवाइयाँ साथ में लेते हैं। हमारी दवाइयाँ, एक दवाई जैसे कोई हमने हर्बल दवाई ली, जो भी दवाई होती है, हम जब भी एक डॉक्टर 3 दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो ये भी देखता है कि एक दवाई दूसरे दवाई पे क्या असर करेगी। एक दवाई दूसरे दवाई का लेवल बढ़ाएगी तो नहीं, एक दवाई दूसरे दवाई का लेवल कम तो नहीं करेगी। लेकिन एक हर्बल और एलोपैथी की कोई रिसर्च नहीं हो रखी है कि ये दवाई इसमें क्या असर करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम मिक्स मत करिए। ये देखिए एक केस है 2 साल की बच्ची का, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में मर्कुरी मिला हुआ था, जो कि पता नहीं था, जिसके कारण 2 साल की बच्ची एन्यूरिक रीनल फेलियर में चली गई थी। फॉर्चुनेटली ये वापस आ गई 2 महीने के डायलिसिस के बाद। हम आयुर्वेदिक को फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स कहते हैं, बट हमें हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। ये तो हम हर दवाई, पानी के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है जो फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स है। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कॉशन रहना चाहिए। अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हम किसी लाइसेंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से लें, और यूजुअली वो भी, उसकी सलाह भी मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने देखा है, कुछ दवाइयों से मेरे पास केस आए जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ाया गया है। हैवी मेटल पॉइजनिंग, बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि अनचेक दवाइयाँ, जिनका रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, उनमें हैवी मेटल से टॉक्सिसिटी होकर किडनी खराब हो जाती है। ये उसका दूसरा केस है जो भी पब्लिश हुआ है, टॉक्सिक मेटल्स इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एंड पॉइजनिंग क्लस्टर इन्वेस्टिगेशन। फिर आते हैं पानी। हमें पानी कितना पीना चाहिए? हमें दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके ऊपर भी अगर हमें प्यास लगे तो हमें पानी पीना चाहिए। ये 8 से 10 गिलास कोई वैल्यू तय नहीं है, हम 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर तक भी पी सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना पीना चाहिए। अब अगर किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, और अगर गर्मी ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, तो इन कंडीशंस में ये वैल्यू चेंज हो सकती है। रेगुलर चेकअप,
रेगुलर चेकअप में हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो एक सारी चीजें तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो ये सब सिम्टम्स से होके सही जगह पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे, यही हमारा है। बाकी आपको एनुअल चेकअप, एनुअल चेकअप किसको करना चाहिए? हम पूरे घर को ही ले एनुअल चेकअप कराने? नहीं। जिसको शुगर है, जिसको बीपी है, जिसकी एज 40 साल से ज्यादा है, इन 3 लोगों, या फिर जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं किडनी डिसीज के जो मैंने बताया, उनको जरूर चेकअप कराना चाहिए एनुअल, साल में 1 बार। अब मैंने कुछ चीजें इकट्ठी करी हैं जो कि मैं किडनी के पेशेंट डील करते समय मुझे अक्सर समझानी पड़ती है मरीजों को। तो वो क्या मिथ है, क्या मिथक है और क्या सही बात है, वो मैंने कलेक्ट किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किडनी के सभी रोग लाइलाज है? नहीं, किडनी के सभी रोग लाइलाज नहीं है, आपको मैंने बताया। एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी जब एक नॉर्मल डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, एक स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट जाता है, तो वो देखता है कि ये किडनी की बीमारी, इसका जो किडनी बीमारी कैसे पता चलती है? यूरिन में प्रोटीन लीक होना, यूरिया बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ना और सिम्टम्स आना। तो जब हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है तो मैं देखूंगा, मेरे पास आएंगे, मैं देखूंगा ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, क्यों बढ़ रहा है? अभी की बीमारी है या लंबे समय की बीमारी है, ठीक होने वाली है या नहीं है? और हम वो डिसाइड करके आपको बताएंगे कि वो AKI है या CKD है या UTI है, क्यों बढ़ रहा है आपका। तो किडनी की सारी बीमारियां लाइलाज नहीं है। मिथक 2, अगर एक किडनी फेल हो जाए तो दोनों किडनियां फेल हो सकती हैं। किडनी फेलियर मतलब किडनी फेलियर के सिम्टम्स आने लग सकते हैं? नहीं। आपने देखा होगा कितने लोग अंग दान करते हैं, कितने लोग किडनी दान करते हैं। जब भी हम किसी की किडनी लेते हैं डोनेशन के लिए, किसी माँ की किडनी किसी बच्चे को, किसी बच्चे की किडनी किसी माँ को हम देते हैं, तब हम ये मेक श्योर करते हैं, हमारा पहला एम होता है जिसको किडनी ले रहे हैं वो स्वस्थ रहे। हमें किसी को अस्वस्थ करके दूसरे को स्वस्थ नहीं बनाना है। तो भगवान ने जो हमारे शरीर की रचना बनाई है वो ऐसे बनाई है कि एक किडनी से काम चल सकता है। मेरे पास जब भी हमारे पास मरीज आते हैं और किसी की एक किडनी निकाली गई है, उसका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किडनी निकालने का बढ़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि एक किडनी तो निकली है, दूसरी किडनी में कुछ खराबी आई है तभी, नहीं तो दोनों किडनी में एक किडनी भी काम कर रही है अगर, तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। गुर्दे की बीमारी एडिमा की उपस्थिति में गुर्दे की विफलता का संकेत देती है। इन किडनी डिसीज द प्रेजेंस ऑफ एडिमा सजेस्ट किडनी फेलियर। बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं हमारे पैरों में सूजन आ गई, ऐसा ही मेरे जैसी कोई टॉक अटेंड करी होगी, उन्होंने बोला होगा पैरों में सूजन है, किडनी की बीमारी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना कि उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि किडनी की बीमारी में पैरों की सूजन आ सकती है, लेकिन हर पैरों की सूजन किडनी की बीमारी जरूरी हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर साहब हमको कैसे पता लगेगा कि किडनी पैरों की सूजन जो है ये किडनी की वजह से नहीं आई? तो वो आपको ऐसे बताएगा, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, आप आके चेकअप करेंगे। All patients with kidney disease should drink a large amount of water. जितने भी किडनी मरीज के पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस में हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, जिनको यूरिन आना बंद हो गया है, यूरिन उनके 200 ml यूरिन आता है दिन में। मैं आपको लिख के भेजता हूँ कि आप दिन में 800 ml या 1000 ml से ज्यादा पानी नहीं पिएंगे। बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो पेपर में पढ़ा था कि किडनी के खूब पानी पीने से, और अभी तो आपने ही बताया थोड़ी देर पहले कि खूब पानी पिया करो, 8 से 10 गिलास पानी पिया करो, तो आपने मुझे सलाह क्यों दी कि आप कम पानी पिया करो? आपने तो मुझे बोला 800 में। तो जिनकी किडनी खराब है, जब मैंने बताया था तब मैंने ये बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जो 8 से 10 पानी की ग्लास की सलाह है वो एक नॉर्मल आदमी के लिए है। खराब किडनी वालों में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। जैसे एक स्टोन हो गया, अगर एक छोटा स्टोन है वो फंस गया तो हम कहेंगे कि आप ज्यादा पानी पिया करिए। किसी को यूरिन ही नहीं आ रहा है, अगर किसी को यूरिन नहीं आ रहा है उसे आप कहेंगे कि आप कम पानी पिया करिए। यूरिन आना आपको बंद हो चुका है और आपका यूरिन कभी नहीं आएगा। अगर आपका यूरिन कभी नहीं आएगा और आप पानी पीते जाओगे, किडनी ठीक नहीं होने वाली है, तो आपके शरीर में पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी, छाती में पानी चला जाएगा, पैरों में पानी आएगा, सूजन आने लगेगी, आपको सांस की कष्ट होने लगेगा।
तो इसीलिए नॉर्मल आदमी को 8 से 10 गिलास पानी और थर्स्ट के मतलब प्यास के हिसाब से पानी पीना चाहिए। लेकिन एक किडनी की बीमारी को कितना पानी पीना चाहिए वो निर्धारित होता है कि उनको किस तरह की किडनी की बीमारी है उसके बेसिस पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किडनी की समस्या है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाहर के डॉक्टर ने लिख के भेजा है, हम तो बस दिखाने आ गए थे क्योंकि हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि दिखा लो, हमारा बेटा जिद करता है कि दिखा लो, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ये 10 दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे तो जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा जीवन चल रहा है, तो मैं 4 दवाइयाँ क्यों लूँ? तो आप 4 दवाइयाँ क्यों लें? देखिए, एक डॉक्टर का काम क्या होता है? न सिर्फ अपना जीवन बढ़ाना, बल्कि जो जीवन बचा है उसे सुखी रखना। तो अगर आप वो दवाइयाँ नहीं लेंगे तो किडनी का जो रेट ऑफ डिक्लाइन है, मतलब जिस दर से किडनी खराब होती जा रही है वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये दवाइयाँ उनको प्रिवेंट करने के लिए बीपी कंट्रोल रखना, शुगर कंट्रोल रखना, ये ही एक डॉक्टर ठीक कर सकता है। जैसे शुगर है, अब बहुत सारे लोगों को, पहले तो मैं आपको बीपी और शुगर के बारे में बता देता हूँ। नॉर्मल बीपी, ये अक्सर मुझे समस्या आती है कि हमारा बीपी लो है और बीपी हाई है, तो लोग इसे कहते हैं और हाई किसे कहते हैं? हाई 140/80 के ऊपर बीपी को हाई बीपी कहेंगे और 90/60 के बीपी से नीचे को लो बीपी कहेंगे। अब आते हैं शुगर डायबिटीज किसे कहते हैं? तो खाली पेट की शुगर अगर आपकी 100 से ऊपर है तो वो समस्या की बात है, पर वो डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज होने वाली है। अगर 126 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज हो चुकी है, खाली पेट की बात कर रहा हूँ। और खाने के बाद या खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपको 140 से ऊपर है तो वो समस्या की बात है, और अगर वो 200 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज हो चुकी है। तो 100, 140 के ऊपर शुगर समस्या की बात है, 126 और 200, 126 खाली पेट और 200 खाने के बाद अगर शुगर है इसके ऊपर तो आपको डायबिटीज हो चुकी है। आप जितने भी समय तक ब्लड में शुगर बढ़ी रहेगी वो शुगर हर अंग में जाएगी और उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो शुगर किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, आंख को नुकसान पहुंचाएगी, हार्ट को नुकसान पहुंचाएगी, दिमाग को नुकसान करेगी, जिससे आपको हार्ट अटैक, नसों में, किडनी में और ब्रेन में डैमेज होने का खतरा हो सकता है। इन सबको बचाना फर्ज है डॉक्टर का आगे होने को। यही अगर मरीज बिल्कुल ठीक है तो भी, वैसा ही बीपी के साथ भी, अगर बीपी बढ़ा है, आज आपको ठीक लग रहा है तो आप कल की, आपका कल बेहतर हो, आप डिपेंडेंट ना हो जाए, आपको लकवा ना हो जाए, आपको किडनी की बीमारी ना हो जाए, डायलिसिस भी ना आ जाए। इसको बचाने के लिए हम अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी से जल्दी दवाई चालू करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी किडनी की समस्या का इलाज जारी रखने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको डायबिटीज की दवा चालू करी, उनकी शुगर नॉर्मल आई, उन्होंने सोचा कि अब तो नॉर्मल आ गई, अब तो हमें डायबिटीज की दवा की क्या जरूरत है। तो डायबिटीज की दवा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा पैंक्रियास है, भगवान ने एक पैंक्रियास है। पैंक्रियास एक इतना लंबा ऑर्गन होता है जो कि पेट में होता है, जिसे हम जिसमें बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं। उसमें सेल में एक तरह का सेल होता है बीटा सेल। उस बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन बनाना। अगर बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर चुका है तो इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन का काम है शुगर को खा लेना। अगर इंसुलिन शुगर नहीं खा रही तो बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा, इंसुलिन शुगर को नहीं खा रही, शुगर बढ़ेगी और सारे अंगों को डैमेज करेगी। आपने दवाई ली, दवाई से शुगर कम हो गई, अब आपने सोचा कि अच्छा चलो हमारी शुगर तो कम हो गई है, अब हम दवाई बंद कर देते हैं। जैसे ही आप दवाई बंद करेंगे, पैंक्रियास तो आपका इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, तो फिर से शुगर बढ़नी चालू हो जाएगी, फिर से डैमेज हो सकेगा। जिसको डायबिटीज हो गई उसको लाइफ लॉन्ग दवाई की जरूरत पड़ती है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उन एक्सेप्शन में भी डायबिटीज ठीक नहीं हो जाती, बस उनकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी की डायबिटीज की रिक्वायरमेंट कम होने लगे दवाइयों को, तो उसका मतलब कि उनकी थोड़ी सी जो इंसुलिन निकल रही है वो ज्यादा समय तक किडनी में ब्लड में रह रही है, वो भी एक किडनी फेलियर की निशानी होती है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज में जाए बिना जब भी किसी की शुगर बढ़े आए, आप एक डॉक्टर के पास आइए और रेगुलरली फॉलो अप कीजिए।
माय सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज स्लाइटली अबव नॉर्मल, मेरा सीरम क्रिएटिनिन स्तर सामान्य से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो ऐसे नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल लेबोरेटरी के हिसाब से वैरी करता है। नॉर्मली 1.1 1.2 तक नॉर्मल होता है, अलग अलग लेबोरेटरी का अलग अलग। लेकिन मेरे पास ऐसे मरीज है, डॉक्टर साहब 1.2 तक तो क्रिएटिनिन नॉर्मल है, मेरा तो 1.6 ही क्रिएटिनिन है, इतना सा बड़ा तो आ जाता है, अब मुझ में चिंता की कोई बात नहीं। वही मरीज को बोला, हमने टेस्ट लिखे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट करा रहे हैं, हमारा खून निकलवाएंगे। मेरे साले का भी क्रिएटिनिन 1.4 था, वो ठीक हो गया था, उनको कोई और बीमारी नहीं होगी। ये जजमेंट तो आप पे छोड़िए ना कि आप ये। फिर वो 3 महीने के बाद आए, वो डायलिसिस पे थे, उनकी किडनी पूरी सुखड़ी हुई थी। तो और हो सकता है कोई और बीमारी होती तो उनका 3 महीने के बाद 1.4 ही रहता क्रिएटिनिन। लेकिन ये जजमेंट के लिए जो इसका एक्सपर्ट है, आप अपना सारी चिंताएं खुद पे छोड़ दीजिए और थोड़े से भी क्रिएटिनिन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो एक बार आप आके चेक कराइए। और हर आदमी जो कि 40 साल का के ऊपर का है, उसको एनुअली वंस ईयर चेकअप कराना चाहिए। ये बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, शायद मेरे मतलब जितने लोग हैं बैठे उनमें शायद 5 या 10% भी मानेंगे। अगर 5 या 10% लोगों ने भी मान लिया तो शायद बहुत लोग का भला हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अब्जॉर्व करना, ये बातें नियम से फॉलो करना काफी कठिन बात होती है। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर पाता, कई बार मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता है उनको, नहीं उनसे उनको इस हद तक कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं बाबा आप चलिए, आपको तो चलना ही है, इस तरीके से बोलना पड़ता है, तब जाके मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ कि उनके एनुअल चेकअप के लिए। डायलिसिस गुर्दे की विफलता में रोगियों को एक बार किया गया डायलिसिस बाद में एक स्थायी आवश्यकता बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायलिसिस एक बार हो गया तो जीवन में डायलिसिस चलता है। क्यों? क्या ये सच है या गलत है? तो ये गलत है। डिपेंड करता है, डायलिसिस आपका जीवन भर चलेगा तो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है। आपकी बीमारी AKI है या CKD है। अगर CKD है तो ठीक होने वाली है या नहीं ठीक होने वाली है। ज्यादातर CKD ठीक नहीं होती है, तो अगर आपकी CKD में अगर आपका एक बार डायलिसिस चालू हुआ तो वो आपका जीवन भर डायलिसिस चालू होता है। डायलिसिस के बाद किडनी ठीक नहीं होती। अब डायलिसिस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डायलिसिस एक प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, डायलिसिस एक प्रकार की रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम मैंने आपको बताया था, पानी निकालना, पोटेशियम निकालना, जहरीले पदार्थ को निकालना, ये 3 काम है। अब इस 3 काम के लिए हम जो भी तरीका अपनाएंगे उसे कहेंगे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी की जगह कोई और काम, तो वो है डायलिसिस। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कई प्रकार की हो सकती है। हीमोडायलिसिस जिसे कहते हैं खून वाला डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस जिसे कहते हैं पेट वाला डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं अंग दान करके किडनी को बदलना। तो ये 3 रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के टाइप्स हैं। तो अगर आप एक मरीज को CKD है तो उसका डायलिसिस हमेशा, ज्यादातर चांसेस में हमेशा चलेगा। लेकिन अगर कोई AKI है या फिर कोई ऐसा कारण है जो कि ठीक हो सकता है तो उसमें डायलिसिस हमेशा नहीं चलता है। तो जब भी आपको किडनी की बीमारी आए तो ये मिथ नहीं रखिए, ये मिथक नहीं रखिए कि आपका हमेशा डायलिसिस चलेगा। डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बीमारी को डायग्नोस कराइए और फिर उससे पूछिए कि क्या मेरा डायलिसिस हमेशा चलेगा या ये ठीक हो सकता है। डायलिसिस क्योर्स किडनी फेलियर। डायलिसिस किडनी फेलियर को ठीक नहीं करता है। डायलिसिस एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की पद्धति है। ना तज्जती श्वासता, नथिंग इज परमानेंट। हर आदमी की किडनी जो कि बिल्कुल ठीक चल रही है वो भी धीरे धीरे उसका फंक्शन भी कम होता है। अगर एक बूढ़े आदमी को शुगर होती है या एक यंग आदमी को शुगर होती है तो उसमें किडनी का फंक्शन डिक्लाइन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। उनमें इन्फेक्शन से किडनी का फंक्शन डिक्लाइन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो एज के साथ रिस्क किडनी की बीमारी का बढ़ता जाता है।
मुझे जब रविंद्र जी ने और संतोष जी ने मुझे बताया कि मुझे सनातन धर्म के जो रिटायरीज का ग्रुप है उनमें देना है, तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर की याद आई। वो मुझे हर चीज़ के बारे में, वेदों के बारे में वही पढ़ाते थे, छोटी छोटी कहानियों से वही पढ़ाते थे। तो मेरे दादाजी आज की डेट में तो वो बेड रिटन है और मैं उनसे 4-5 महीने में एक बार ही मिल पाता हूँ, लेकिन उनकी कहानियाँ मुझे याद है, जिसमें मुझे उन्होंने हर चीज़ सनातन धर्म के बारे में, जितना मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी क्या अच्छी बातें हैं और क्या ऐसी बातें हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों ने रिफॉर्म्स लाए, जैसे राजा राम मोहन जी रॉय जी ने, स्वामी विवेकानंद ने। उसकी एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक जो रूल है सनातन धर्म में, उनमें एक जो चीज़ थी उसका है सेल्फ रेस्ट्रेंट अर्थात आत्मनियंत्रण। अगर हम आत्मनियंत्रण करें अपने खाने में, अपने एक्सरसाइज में, तो हम आगे बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई सवाल है। बड़ी सिंपल भाषा में इन्होंने आपको बताया कि किडनी क्या कैसे क्या फंक्शन है, कैसे उसको ठीक रखना है। मंत्र की तरफ से फंक्शनल पेशेंट ही डॉक्टर इसका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। हॉस्पिटल के डीएमएस आए हुए हैं, आइएगा डॉक्टर संतोष प्लीज। ये डॉक्टर संतोष है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पार्क हॉस्पिटल के। इनका भी आइए उसी साहब सवाल करेंगे। और हमारे बीच में मिस्टर रवि शर्मा आए हुए हैं, ही इज सीनियर मार्केटिंग मैनेजर पार्क हॉस्पिटल के। जोरदार तालियों साहब मिस्टर रवि शर्मा। समय काफी हो चुका है। जिन लोगों के अपने प्रश्न हो वो इस टॉक के बाद डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा समय 6:30 बजे तक का था। मंदिर की गतिविधियों के बारे में अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन आप दर्शन करके जाएं, आपको सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत विस्तार से उन्होंने ये अपने विचार रखे और बहुत सरल भाषा में। आप लोग सावधान रहिए और नीम मंदिर के पास ना जाकर डॉक्टरों के पास जाके ये टेस्ट करिए। बहुत बहुत आप सबका भी अच्छी संख्या में है। वसीम साहब का भी धन्यवाद। आप भी आ जाइए। हमारे इस कार्यक्रम का संयोजक है वसीम साहब, जोरदार तालियों से हमारे मंदिर के चेयरमैन श्री प्रशांत बैठे और अध्यक्ष श्री मल्होत्रा जी, आमंत्रित श्री बटवाई और आज की सभा में आए हुए स्पेशली डॉक्टर भगवान जो है, उन्होंने आपके सामने जो चीज़ रखी, अगर आपको समझ आ गई है, अभी बता गया कि अगर आपको कोई डाउट है आप बात में मुझसे पूछ सकते हैं। और हॉस्पिटल से ही उनकी टीम आई हुई है, जिसने बीपी शुगर टेस्ट वाला हो तो बाद में करने के बाद टेस्ट करवा के जाइएगा।